नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी ऑफ मैथ स्टैंडर्ड पेपर। ओके, तो सेक्शन बी मैंने कवर अप कर लिया, सेक्शन ए कवर अप कर लिया। आई होप आपने वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं देखो तो प्लीज देखिए, डू प्रैक्टिस, बिकॉज ये सैम्पल पेपर है जो गुजरात बोर्ड खुद प्रोवाइड कर रहा है और आपको बता रहा है कि भाई देखो ये हमारा लेवल है, तो प्रिपरेशन उस हिसाब से रखना। ठीक है, सैम्पल पेपर देने का सेंस ही वही होता है कि बच्चों को एक लेवल पता करना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज देख लीजिएगा। अब हम करते हैं सेक्शन सी की शुरुआत। तो देखते हैं क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सीधी सी बात है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आपने कभी टेक्स्ट बुक में देखे भी नहीं होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं आपको करवा लेती हूँ, टेंशन मत लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर 18 मार्क का रहेगा, 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको सेक्शन सी में अटेम्प्ट करने हैं 6 क्वेश्चन टोटल। ओके, पर हम सारे करेंगे। विदाउट फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अच्छा, जीरोस नहीं निकालना है भाई आपको, ठीक है, कोई नहीं। तो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² माइनस 13x प्लस 6। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि इसके जीरोस नहीं निकालो, कोई नहीं निकाल रहे हैं, पर हम कंपेयर तो कर सकते हैं ना भाई, कंपेयर तो करने दो हमको। हम कंपेयर कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c से, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ वैल्यूज। क्या वैल्यूज लिखनी है हम लोगों को भाई? a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू क्या है -13, और c की वैल्यू क्या है 6, है ना। ये तो पता कर सकते हैं ना अपन। डन। अच्छा, अब अगर आप देखो ना, हमें निकालने को क्या क्या बोल रहे हैं। α² प्लस β², अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा। बाबा रे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इतना तो पता है ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी, हमें इतना तो पता है ना कि इसका रिलेशन जीरोस के साथ होता है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। हाँ जी, हम ना पहले वो दो चीजें निकाल के रख देते हैं। वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, हम निकाल सकते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक में वो चीज बोली गई है। आप निकालो तो हम वही निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखकर सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सम ऑफ जीरोस की, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों? -b अपॉन a। माइनस b की वैल्यू क्या है? -13 और a की वैल्यू क्या है 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आया? 13/6 हमें मिला अल्फा प्लस बीटा। चलो ठीक है। और दूसरा हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, जो चीज़ें हम बेसिक निकाल सकते हैं पहले वो निकाल के रख देंगे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन a। c की वैल्यू क्या है 6, a की वैल्यू क्या है 6, आंसर क्या आया 1। ठीक है, इतना निकाल के रख दिया। अब हमें जो इन्होंने पूछा है ना, ठीक है, उसको तोड़ मरोड़ के देखते हैं कि अपन क्या यूज कर सकते हैं। देखो, अब जैसे सबसे पहले अपन को बोला गया है निकालो α² प्लस β²। α² प्लस β² की वैल्यू निकालो। ठीक है बच्चा, अब देखो बच्चा, α² प्लस β² का एग्जैक्टली कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, पर हमें इतना पता है पावर क्या है 2 है और साइन क्या है प्लस है। चलो शुरू करते हैं। ओके, अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है ना, वो तो अपन बचपन से करते आ रहे, कर सकते हैं ना। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करूं मैं तो मुझे क्या मिलेगा? α² प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस β²। या बच्चों आप स्टैंडर्ड में हो, समझ चुके होंगे ना, a² प्लस 2ab प्लस b² ना, वो फॉर्मूला लगवाया मैंने। अच्छा, अब आप देखो बेटा, अगर आप देखो तो अल्फा प्लस β² इज इक्वल्स टू, मैं इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे ले लूँ, α² प्लस β²। देखो जो मुझे निकालने को बोला ना वो मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया। ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा को मैंने पीछे धकेल दिया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लिया। अब मैं इस 2 अल्फा बीटा को यहाँ पे ले लूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू α² प्लस β²। ठीक है बच्चा जी। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा देखो हमने अभी भी निकाला, देखो हमने निकाला है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस, क्या निकाला है? 13/6 निकाला है ना। अल्फा प्लस बीटा 13/6, हाँ, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकते हैं 13/6 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखो प्रोडक्ट निकाला है अल्फा इंटू बीटा, क्या निकाला है? 1।
ठीक है, सीधा आ गया 1। क्या बोलते हो, आया ना समझ में? हाँ जी। तो जब भी आपको इक्वेशन दी जाए तो पहले सम प्रोडक्ट निकाल के रख दो, ठीक है। फिर आप देखो क्या हमें पूछा गया है, फिर तोड़ मरोड़ के मैथ्स के स्किल्स हमारे पास हैं, उन स्किल्स का यूज करके हम इसको निकालेंगे। तो चलो, अब ये होल स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ओके, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम ले ले भैया, ठीक है। तो 169 माइनस 36 टू ज़ा कितना होता है 72 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। ओके, 169 में से 72 माइनस कर लो, कितना बचेगा 7, और ये कितना आएगा 9, 97। ठीक है, कितना आया 97 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डन बच्चों। अच्छा, 9 प्लस 7 कितना होता है 16 होता है, और ये पीछे 6 है, 6 में कोई 7 की टेबल तो आती नहीं है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 97 अपॉन 36। ओके, अच्छा खत्म नहीं हुआ, दूसरा भी है। क्या निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये अल्फा है, मिस्टेक हो गई थी लिखने में, अल्फा, फिर से मैं गाँव लिख गया, अल्फा अल्फा, ये भगवान अल्फा। ठीक है, चलिए मैं पेज टर्न कर लेती हूँ। ओके, नंबर सेकंड क्या था, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं इसमें मैम अभी हम लोग, देखो अब इसमें तो हम लोग ना एलसीएम लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। देखो बेसिक मैथ्स की स्किल्स आपको पता होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड पता होना चाहिए, लाइक यू शुड हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड कि भाई दोनों का न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, पीछे प्लस की साइन है, प्लस तो कर नहीं सकते हम लोग, तो क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, एलसीएम लेना। तो चलो, अल्फा अल्फा यहाँ पे आया तो अल्फा स्क्वायर बन गया, बीटा बीटा यहाँ पे आया तो बीटा स्क्वायर बन गया, अपॉन अल्फा और बीटा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है ना, प्लस ही था ना, माइनस है बीच में, हाँ प्लस है प्लस है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, अभी अभी देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने अभी भी निकाली। क्या निकाली, 97 अपॉन 36, वही लिख देंगे ना, जबरदस्ती मेहनत थोड़ी करेंगे अपन। 97 अपॉन 36। ठीक है, तो यहाँ पे 97 अपॉन 36 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो इसका मतलब कि क्या है 97 अपॉन 36 ही आंसर आया ना, और अपॉन 1 क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आया 97 अपॉन 36। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 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 क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्या निकालने को बोल रहा है ये हमें, थर्ड निकालने को बोला 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसके लिए निकालनी है। ठीक है, निकाल देते हैं। क्या करें अब मैम, हम तो अभी हम समझ गए कि बीच में प्लस माइनस है, नीचे नंबर अलग है, क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, हम इतना समझ गए। तो बीटा को यहाँ पे ले लो, तो 1 इंटू बीटा बीटा, 1 इंटू अल्फा अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये तो बीटा प्लस अल्फा इज नथिंग बट द अल्फा प्लस बीटा ना, बात तो एक ही है ना। ठीक है, बीटा प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, उसकी अपन ने वैल्यू निकाली हुई थी पहले से, सम ऑफ द जीरोस में 13/6, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। आंसर क्या आया 13/6। बिंगो, क्लियर। क्या टफ था इसका, तुमको बताओ क्या टफ था, कुछ भी टफ नहीं था, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो चलो भी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 क्वेश्चन बच्चों, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द जीरोस अल्फा एंड बीटा आर गिवन। ठीक है, देखो मैंने आपको फॉर्मूलाज वाले वीडियो में बताया था कि अगर कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने को आता है तो उसका फॉर्मूला रहता है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रहता है हम लोगों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इन लोगों ने अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा के निकाल देते हैं, फिर इसमें अप्लाई कर लेते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो चलो पहले अपन निकाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 2 प्लस √3 दी हुई है, बीटा की वैल्यू प्लस के साथ 2 माइनस √3, √3 कैंसल आउट हो गया, तो 2 प्लस 2 कितना आया 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा जी 4। चलो बेहतर है। अब बात करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 2 प्लस √3, साइन कुछ मतलब मल्टीप्लाई की साइन है, 2 माइनस √3। अच्छा अब देखो बच्चा, ये a मान लेते हैं, बीच में साइन प्लस है और ये b हो गया, ये a मान लिया, बीच में साइन माइनस और ये b हो गया, तो ये क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी बन गया ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह हम 2 को रख दें, माइनस √3 b की जगह पर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना आया 1, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा कितना आया 1। ठीक है, तो चलो अभी इक्वेशन को यहाँ पर लिखकर वैल्यू सप्लाई कर लेते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू है 4, तो माइनस 4 एक्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, दैट्स इट, आंसर आ गया। देखो अब ना ये लोग अजीब ही है ना, मतलब ये लोग अब 3 मार्क के क्वेश्चन में हमें सॉल्व कितना करना है, इतना ही करना है ना। बट क्या है ना, बट ये है कि इन्होंने अल्फा बीटा की वैल्यू ऐसी भयंकर दी ना कि शायद बच्चे इसको बोले अरे यार ये सब कौन करेगा, अब तो इस क्वेश्चन को लीव कर लेते हैं। बट देखा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शन सी में बहुत लंबे लंबे ही सम्स आएंगे या क्या, ट्रिकी आएंगे, मतलब आपको सोचना पड़ेगा। मतलब अगर आप बिल्कुल श्योर, कैसे होता है ना कि हाँ आपको पता है कि अच्छा ये तो फॉर्मूला मुझे पता है, चलो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप इजीली कर लोगे। तो इट डजंट मीन कि सम्स लंबे आएंगे, इट मीन्स कि आप कितना ज़्यादा, ठीक है, आप कितना ज़्यादा मैथ्स की आपने प्रैक्टिस की है ना, जितनी ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ये सम्स आपको ईजी लगेंगे और उतना जल्दी आपका पेपर खत्म होगा। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, आई होप। एक्चुअली मुझे बोलना है बट मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं आपको वो चीज़ बताने के लिए कि आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए ना, क्वालिटी होनी चाहिए टू सॉल्व द सम। देख के डर गए ना, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं होना है, डर के आगे जीत है। तो नंबर देख के डर गए तो आप इतने इजी सम को छोड़ के आ जाओगे, ठीक है, और एक लंबे वाले सम में टाइम बिगाड़ दोगे। कोई नहीं, चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्वेश्चंस की वैरायटी है। अभी हम करते हैं 40th नंबर क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, S7 दिया हुआ है, of an AP is 49 and sum of 17 terms of an AP is 289, S17 दिया हुआ है 289, find the sum of the first n terms, SN निकालना है। ठीक है, चलो क्लियर है। अब पहले हम लोग ना SN का फॉर्मूला लिख देते हैं। SN क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे S7 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। S7 है, इनकी जगह क्या लिख दूँ 7/2 2a 7-1d। S7 की वैल्यू कितनी है 49, 49 इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 7-1 6d। 49 इज इक्वल्स टू 7/2। बच्चा देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 6 है, 6 तो 2 टेबल में आता है ना, तो मैं बाहर 2 कॉमन निकाल दूँ तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 3d, है ना। मैंने 2 कॉमन निकाल दिया सो दैट इसको कट कर लूँ मैं, इजी हो गया। तो 49 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 3d। यहाँ पे 49 है, क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये 7 को नीचे ले लेते हैं अपन। तो 49/7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, 7 1 जा 7 7 जा, तो 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, चलो सिमिलरली S17 वाली लगा देते हैं। फॉर्मूला यही वाली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई कर लेती हूँ। S17 इज इक्वल्स टू n की जगह पर 17/2 2a प्लस n की जगह पर 17-1d, है ना। ये तो अपन ने सॉल्व कर लिया ना, अब ये वाली इक्वेशन को देखना पड़ेगा ना अपने को। ओके, नाउ
S17 की वैल्यू कितनी है बेटा जी 289, ठीक है 17/2 2a प्लस 17 माइनस 6 is 16d, ठीक है बच्चा 2 और 16 में से 2 कॉमन निकल सकता है ना, जी हाँ। सो 289 इज इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2 क्या होगा a प्लस 2 8 जा 16 होता है ना, तो यहाँ पे 8 2 कैंसिल आउट, ठीक है। सो 289 इज इक्वल्स टू 17 a प्लस 8d, 17 नीचे लेके आ जाऊँ तो 289/17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। मैम 17 आपने कैसे की, यहाँ पे तो डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे कैसे, अरे बाबा 17 का स्क्वायर है, क्या कर रहे हो, 17 का स्क्वायर है, 17 1 जा 17, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d, ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। डन डन डन, ओके। एलिमिनेशन आता है ना, हाँ तो क्या मैम आप भी, हम पे इतना भरोसा नहीं है, अरे भैया है, तो चलो करो एलिमिनेशन, करो वीडियो पॉज करो, खुद एलिमिनेशन, सब कुछ मुझसे करवा रहे हो, चलो जल्दी करो। सो नाउ एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 और ये क्या हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, साइन चेंज कर लो, ये माइनस ये प्लस का माइनस ये माइनस, ए कैंसिल आउट, ओके। अब मैंने सेक्शन बी में करवाया था 1 2 3 3 साइन हो तो मिडल वाली छुपा देने की, ठीक है, इसकी शादी हो गई, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गए 5, साइन लगती है बड़े नंबर की 8, साइन क्या आ गई नेगेटिव। अगेन यहाँ पर भी माइनस है ना, तो ये साइन प्लस की तो प्लस माइनस माइनस, मतलब 17 में से 7 गया तो -10, माइनस माइनस कैंसल आउट, 5d इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू 10/5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा जी 2, ठीक है। चलो इसको आगे यहीं कंटिन्यू कर लेती हूँ। अब लोग मैम आप कितने कंजूस हो, अब तो कोई पेज ही नहीं, देखो ना सीधा यहाँ पर, मैं क्यों पेज वेस्ट करूँ भाई, ठीक है। चलो एरो लगा दिया मैंने, देख लो, ओके। करते हैं शुरू। अब देखो डी के लिए आ गई ना, किसी भी एक इक्वेशन में डी अप्लाई कर लो तो ए मिल जाएगा। पुटिंग डी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में कर लेती हूँ। 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d की जगह पर 2, 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 6, 6 यहाँ पे आएगा, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। डन, क्लियर, a मिल गया d मिल गया। देखो AP वाला चैप्टर है ना, ठीक है, उसमें आपको जो कोहिनूर चाहिए वो चाहिए a और d, ठीक है। मतलब अगर आपके हाथ में a और d अवेलेबल है ना, मतलब कि तुम राजा हो, ठीक है, तुम चैप्टर 5 AP के राजा बन गए, फिर तो तुमको जो निकालने को बोले तुम निकाल सकते हो। तो a और d हाथ में आ गया हमारे, हमें क्या निकालने को बोला है, क्या बोला है SN, तो चलो अब पेज टर्न करना पड़ेगा, जगह नहीं है वहाँ पे सॉल्व करने की, मैं तो कर दूँ फिर आप चलाओगे मेरे ऊपर, ओके। सो नाउ a की वैल्यू मुझे मिल गई 1 और d की वैल्यू मिल गई मुझे 2, SN निकालने को बोला है, तो SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, SN n/2 2a की जगह पर 1 प्लस n माइनस 1d की जगह पर 2, ठीक है। अब n थोड़ी कुछ बोला निकालना, वो n तो n ही रहेगा ना, उसमें तो कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सो SN इज इक्वल्स टू n/2 2 प्लस मल्टीप्लाई कर लो, 2n माइनस 2 1 जा 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। सो SN इज इक्वल्स टू n/2, क्या बचा 2n, 2 कैंसिल आउट हो गया। SN इज इक्वल्स टू क्या बचा n मल्टीप्लाई बाय n, दैट मीन्स SN इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। सो द सम ऑफ द n टर्म्स इज n स्क्वायर, ठीक है ना। कैसा लगा सारू, चलो હવે જોઈએ અમને બીજો ક્વેશ્ચન 41 ના બચ્ચો 41 નંબર ક્વેશ્ચન, मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द 3rd ईयर, ओके। अब देखो जो जो डेटा दिया गया ना लिखते जा रहे हैं अपन,
600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, मतलब कि थर्ड ईयर में उन्होंने 600 टीवी के सेट्स बनाए, एंड 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर, और सेवन्थ ईयर में 700 टीवी के सेट बनाए। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना था वो निकालो, मतलब कि देखा जाए तो फर्स्ट ईयर A1 निकालना है अपने को। फाइंड द प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर, टेंथ ईयर में कितना था वो निकालना है अपने को। द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, मतलब कि टोटल मतलब कि SN, मतलब कि S7 निकालना है। ठीक है, क्या क्या निकालना है, क्लियर हो गया ना। तो चलो, अब मैंने आपको अभी जो ये सम करवाया 40 नंबर, मैंने क्या बोला, AP के अंदर आपके पास अगर A और D हाथ में है, मतलब आप राजा हो, तो अब राजा बनने के लिए हमें मेहनत करनी है, और मेहनत करके हमको पहले A और D के लिस्ट निकालनी है, और उसके लिए हमें सहारे की ज़रूरत है। सहारा मतलब कि आपको यहाँ पे क्लू दिए हुए हैं, A3 और A7, ये 2 क्लू दिए हुए हैं ना, बस इनकी मदद से अपन A और D निकाल देंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालना है, बहुत इजी है। A3, अच्छा बेटा A3 क्या होता है, A+2D होता है ना। अरे यार पहले बताया था ना मैंने आपको सेक्शन A में भी, क्या कर रहे हो। A3 = A+2D, देखो कैसे लिखने का, जो भी आपको टर्म दिया जाए ना, इक्वल्स टू में A लिख दो, ठीक है, प्लस इस नंबर में एक कम कर लो, तो 3 का -1 2, तो D के चौथा नंबर लगा दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 600 A3 के लिए दिए ना, = A+2D। हमारी बनी गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं A7। अब सोचो सोचो, जल्दी बोलो कैसे लिखना है A7 को। हाँ, A का A लिख देंगे, फिर एक कम कर लो, तो कितना हो जाएगा 6D। शाबाश, कितना दिया हुआ है 700, इसकी जगह पे 700, तो 700 = A+6D। बन गई 2 इक्वेशन। चलो करते हैं एलिमिनेशन, मैं यही करूँगी। हाँ, हम गुजरात से हैं और इसके लिए हम बहुत कंजूस हैं। ठीक है, तो हम करेंगे एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, 600 = A+2D, और ये क्या आया, 700 = A+6D। साइन चेंज। ठीक है, काटो। 600 में से 700 गए, 700 में 600 गए, 100 बच गए, 100 बच गए। 700 की साइन ग्रेटर है तो माइनस, 6 में से 2 माइनस है ना, 6 में से 2 गए 4, और 6 की साइन आएगी माइनस, कैंसल आउट। ठीक है, 100 / 4 = D। सो D की वैल्यू कितनी आई, 25। 4 1 = 4, 25। ठीक है, D आ गया। अब ये D की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर लो तो आपको A मिल जाएगा, और आप बन गया राजा। ठीक है, तो यहाँ देखो, पुटिंग D = 25 इन इक्वेशन नंबर 1, 600 = A+2D, 600 = A+2D की जगह पर 25, 600 = A+50, ये आ जाएगा 600 - 50 = A, सो देयरफॉर A = 550। ठीक है, अब देखो बच्चा, इन लोगों ने हमसे क्या पूछा है, फाइंड A1 और A तो एक ही बात है ना, मतलब आंसर तो निकल गया ये वाला। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स, द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट ईयर इज 550। ठीक है, डन। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में हमें निकालना है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, मतलब कि A10 निकालना है। अरे मैम खूब भालो, हुई तो आता ही है। देखो A = A10 = A+10 में से कम कर लो 90, A10 एक किलो मिल गई अपने को 550, लगा दो ना डायरेक्टली,
और 9, डी की वैल्यू अपने को दी हुई है 25, 550 प्लस ओके 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, ठीक है, 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 22, 18 प्लस 4 22, ठीक है ना, कितना आया 775, है ना। तो 10th प्रोडक्शन में कितना वैल्यू आया 775, ठीक है, डन। चलो थर्ड क्या निकालना है, थर्ड निकालना है मैम टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 7 ईयर्स वाला। तो S7 निकालना है, SN इज इक्वल्स टू N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। नाउ S7 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, A की वैल्यू कितनी आई थी 550, N मतलब 7 माइनस 1, D की कितनी आई 25, ठीक है। S7 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 0 10 11 1100 प्लस 6, 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 25। अब ना बच्चा प्लीज़ 1100 प्लस 6 मत करना, पहले मल्टीप्लाई करोगे, बोर्ड मासूल याद करो, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन होता है। तो चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो आएगा इसका 150, ठीक है। तो 7 अपॉन 2 110 0 प्लस 150, 7 अपॉन 2 प्लस कर लेते हैं इसको, कितना मिल जाएगा अपने को 0 5 1250, 2 के टेबल लगा दो, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। देखो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 625, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 1 कैरी 43। तो टोटल पहले 7 साल में टीवी का प्रोडक्शन कितना किया उस मैन्युफैक्चरर ने, 4375 टीवियाँ बनाई, ठीक है, डन। आया समझ में, ओके। अब इसमें थाई का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू लगानी है, और तो क्या करना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ना बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं, कंपल्सरी नहीं है बट समझाने के लिए बना रही हूँ मैं। आपको कह रहा है कि वर्टाइसिस को ऑर्डर में ले लो, ठीक है। तो A को मैं ले लेती हूँ 1, 2, B आ गया 4, y, C आ गया x, 6 और D आ गया 3, 6, ठीक है, डन, ओके। अभी हमें कह रहा है 3, 5 है ना, हाँ सॉरी 3, 5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x और y के लिए निकालो। देखो अब x और y है तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर ना, बात समझ रहे हो, यहाँ पे x जो है वो कोऑर्डिनेट में मिसिंग टर्म है और ये y जो है वो कोऑर्डिनेट में मिसिंग टर्म है। तो जब भी कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं गो फॉर द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला में एक तो सिंपल आता था, पता है भाई, लाइन काट रही है, एक पॉइंट काट रहा है लाइन को विद द m और n रेशियो, और दूसरा आता था मिड पॉइंट वाला। हम लगाएंगे मिड पॉइंट वाला, कैसे, देखो समझना मेरी बात को, ये एक डायगोनल है ना, ये भी एक डायगोनल है। पैरेललोग्राम में बेटा प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं एट द पॉइंट O, इक्वली काटते हैं। तो इक्वल काटते, तो अब अगर आप समझो ये OB, ये BD है, ये BD को O जो है वो मिड पॉइंट पे काट रहा है, बात तो वही हुई। और अगर हम BD को छुपा दें और AC देखें तो ये O जो है वो AC के लिए भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। मतलब कि मिड पॉइंट सेक्शन हम लगा सकते हैं ना हम लोग, जहाँ पे O दोनों को काट रहा है एट द सेम पॉइंट। बात पकड़ में आ गई। तो इसी का ही अपन को यूज करना है, और हम क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम diagonals bisect each other at O, ठीक है। So that means O is the midpoint of AC
ओ ए सी के लिए मिड पॉइंट हो गया एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी के लिए भी ओ मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना, दोनों के लिए सेम मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला में मैं ए सी लूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो चलो वो लिख दूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर भी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया आप सबको। अच्छा अब देखो पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, ए सी लिखा हुआ है, तो ए सी को ए की वैल्यूज़ को x1 y1 मान लेती हूँ और सी की वैल्यूज़ को x2 y2 मान लेती हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ए x1 कितना है 2, x1 कितना है 1 और x2 कितना है x, x1 कितना है 1 और x2 क्या है x होल अपॉन 2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 6 होल अपॉन 2, ठीक है। सिमिलरली अभी हम लोग बी डी का देख लें, तो कॉमा के पहले वाले दोनों नंबर को x लेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y क्या होगा y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। आगे नहीं वैल्यूज क्लियर हो गया ना, बस ओके। सो 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 प्लस 6 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या कर लो, अब ना x कोऑर्डिनेट्स को इकट्ठे ले लो, y को इकट्ठे ले लो। कॉमा के पहले क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन 2, कॉमा के पहले यहाँ पे क्या है 7 प्लस 7 अपॉन 2, कॉमा के बाद यहाँ पे क्या है 8 अपॉन 2, कॉमा के बाद यहाँ पे क्या है y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। देखो 2 कैंसिल आउट, ठीक है, यहाँ पे भी 2 कैंसिल आउट, ओके। क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7, ये 1 यहाँ पे जाने दो, तो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, तो x वैल्यू कितनी आ गई 6। यहाँ पे 8 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5, 5 को यहाँ पे आने दो, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, निकल गया x और y, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपको इन्होंने बोला है पैरेललोग्राम, अरे भैया यहाँ पे आपको रोम्बस बोले, स्क्वायर बोले, रेक्टेंगल बोले, कुछ भी बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यही टेक्निक है, सब कुछ यही करना है, बस समझ में आई। कुछ भी आपको यहाँ पे बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चीज याद कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए आपको यही चीज, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स का कोई मिसिंग टर्म निकालना हो ना, गो फॉर द सेक्शन फॉर्मूला और यही टेक्निक कर लेना, इफ द शेप इज गिवन पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ठीक है, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 43 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कह रहा है ये, इन गिवन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, फिगर दिख रहा है आप लोगों को, पी क्यू जो है वो कॉर्ड है, पूरी की पूरी लंबी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पी क्यू हमारे पास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ओके, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ओ पी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ओ पी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। The tangents at P and Q intersect at the point T. पॉइंट P और पॉइंट Q से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और वो T पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि TP की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम लोग सपोज कर लेते TP इज x, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने x सपोज कर लिया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा ना बच्चों, एक ना सर्कल का प्रॉपर्टी है और वो ये है कि, सुनना बात को, सर्कल का प्रॉपर्टी ये है कि अगर सर्कल पे एक कॉर्ड होता है, ठीक है, और सेंटर से अगर कोई भी लाइन सर्कल को उस कॉर्ड को काटते हुए पास होती है, तो वो लाइन जो है वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर जाएगा और उसको वो बाइसेक्ट करेगा। पॉइंट समझ में आई, दोबारा सुनो मैं क्या कह रही हूँ। मैंने ये बोला कि एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है, ये हुआ सेंटर से कभी भी कोई लाइन जब पास होती है तो वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, मतलब 90 डिग्री बनाएगी और उस कॉर्ड को 2 इक्वल हिस्सों में काटेगी। बात समझ में आई, ठीक है। देखो अब इसका यूज यहाँ पे कैसे करना है। सो हम क्या लिखेंगे, as we know that, okay, as we know that
a line passes through the center of a circle is always perpendicular bisector of chord। ठीक है। सो अब देखो ये पी क्यू पूरा का पूरा आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट आर पे परपेंडिकुलर भी होगा। देखो ना, आप क्लियर देखो, देखो ये सेंटर है, ये कॉर्ड है और इस सेंटर से लाइन पास होती हुई जा रही है। तो एज पर द स्टेटमेंट जो सेंटर से लाइन पास होगी वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर भी जाएगी और उसको बाइसेक्ट भी करेगी। तो कॉर्ड का टोटल लेंथ जो है वो 8 है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं, सो देयरफॉर पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू। ठीक है, पी आर इक्वल्स टू आर क्यू इज हाफ ऑफ पी क्यू विच इम्प्लाइज हाफ ऑफ 8 विच इम्प्लाइज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। चलो इतना क्लियर है। और ये हुआ 90 डिग्री। डन, क्लियर, ओके। एक पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब फिगर को दोबारा देखो। जब हम फिगर को देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये बन रहा है हमारा 90 डिग्री ट्रायंगल। 2 साइड्स दी हुई हैं, तो तीसरी साइड निकल जाएगी, निकलेगी ना, निकाल देते हैं। क्या यूज़ हो गया आगे पता चल जाएगा। तो हम लिख रहे हैं नाउ कंसीडर ट्रायंगल PRO। ठीक है, PRO in which angle PRO is 90 degree। so therefore by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, OP की वैल्यू 5, PR की वैल्यू 4, RO की वैल्यू निकल जाएगी। So therefore 25 is equals to 16 plus RO square। So therefore 25 minus 16 is equals to RO square। So therefore 9 is equals to RO square। So therefore RO is equals to 3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो फिगर में देखो, फिगर में ये जो है वो हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात सुनो। अपन इसको हिस्सों में बांटेंगे ना सॉल्यूशन को। तो एक हिस्सा तो हमने ये बता दिया, फर्स्ट फेज ऑफ द आंसर। सेकंड फेज हमने ये बता दिया। अब थर्ड फेज की कहानी सुनो। थर्ड फेज की कहानी ऐसी है कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल से पास होता है तो जो रेडियस है वो उसके परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। चलिए तो मेन फिगर पे आइए। पेंसिल को देखना मेरी, मैं क्या कह रही हूँ। ये टेंजेंट हुआ बेटा, है ना, और ये रेडियस है ना। तो ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो ये 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, PTO। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, क्लियर इतना, ओके। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा, तो इसके अंदर भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस फिगर को थोड़ा पीछे बना लेती हूँ ताकि पेज जो है वो चेंज ना करना पड़ जाए। तो मुझे 1 मिनट सिर्फ देना। तो बच्चों ये रहा फिगर। अब बच्चों देखो, हमने इसको 90 डिग्री बता दिया, है ना। तो ये 90 डिग्री है और अभी मैंने बताया कि ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है इतना। अब देखो बेसिकली ना बेटा हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं।
एक तो ये वाला जिसका यूज़ अपने करके 3 निकाल दिया, तो फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। दूसरा, चलो इसको ही मान लो दूसरा, ये हो गया दूसरा वाला ट्रायंगल, कौन सा हो जाएगा, पी आर टी, आई रिपीट पी आर टी, तो आर पे 90 डिग्री, और तीसरा जो है वो पी पे 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट और रेडियस का 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमने एक का तो यूज़ कर लिया, मेरे पास अभी 2 और राइट एंगल ट्रायंगल है, सबका यूज़ करना है, ठीक है। तो जो उसको मैंने पहले नंबर 2 डाला ना, पहले वो मैं कर देती हूँ। सो क्या लिखूँगी मैं, नाउ कंसीडर ट्रायंगल पी आर टी, ठीक है ना, पी आर टी ट्रायंगल, पी आर टी, जिसके अंदर अगेन पी आर टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस होता है ना पहले, तो 90, ये 90 है, इसके अपोजिट पी टी, ठीक है, ये 90 है और इसके अपोजिट पी टी, हाइपोटेन्यूस इज पी आर परपेंडिकुलर प्लस टी आर बेस। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं, इस टी आर को मैं वाई ले लेती हूँ, ठीक है। सो पी टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको यहीं रहने देती हूँ, ये मेरा इक्वेशन 1, क्योंकि 2 अननोन चीज़ है ना, एक्स और वाई, ठीक है, तो दोनों पता तो है नहीं। ओके बच्चा, क्लियर हुआ। देखो अब दोबारा देखो, हाँ थोड़ा सा इसको समझ के चलना, थोड़ा लंबा है, टफ नहीं है, लंबा है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, एज वी नो दैट जो लाइन सेंटर से पास करेगी तो कॉर्ड को वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, मतलब 90 डिग्री होगा। तो जैसे हमारा 90 डिग्री बना, तो एक तो ये हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया, तो इसकी मदद लेकर हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर निकाल दिया, तो एक ट्रायंगल का तो यूज़ कर लिया हम लोगों ने। फिर दूसरा 90 डिग्री आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है, वो हमने बना दिया। तीसरा मैंने आपको बताया ना ये वाला, कि टेंजेंट और सेंटर से, ठीक है, क्या हो जाएगा, टेंजेंट और रेडियस जो है वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे अज्यूम करूँ, तो ये P हुआ, ये O हुआ, ठीक है, समझो इसको मैंने लंबा कर दिया, तो ये T हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या बन गया मेरा, PTO, आई रिपीट ट्रायंगल क्या बन गया मेरा, PTO। इस PTO में PT अपन ने क्या लिया हुआ है, X, ठीक है। अच्छा, अभी ये OT, देखो बेटा OT, अब ये फिगर पे ध्यान दो, तो T और R को मैंने पीछे क्या बोला, Y, तो TRY हो गया और RO3 हो गया, तो पूरा मिला के देखो TRY हो गया और RO3 हो गया, तो पूरा मिला के Y+3 हो गया ना, मतलब कि OT या TO जो है वो Y+3 हो गया। और ये तो रेडियस है, वो तो हमें दिया ही Y5, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। अब बात समझ में आई, ठीक है, फिगर्स को कंपेयर कर लिया, ओके। तो अभी हम लिखेंगे, नाउ कंसिडर ट्रायंगल PTO, लेट मी टर्न द पेज, ठीक है। So similarly consider triangle PTO in which angle TPO is equals to 90 degree. Q? Because radius is perpendicular to tangent. ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ओके। फिगर आपके सामने है, ठीक है, ये वाला रहेगा, तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, TO, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, TO स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस PR प्लस PO स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। देखो ये फिगर देखो, ठीक है, 90 डिग्री, तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, TO स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, है ना, क्लियर हुआ ना, ये फिगर समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है। अब देखो PT की जगह पे X, TO की जगह पे Y+3, लेट मी सब्स्टिट्यूट, ओके।
सो टी ओ की जगह पर y+3, पी टी की जगह पर x² और पी ओ की जगह पर 5²। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो ये तो बेसिकली आपके पास अननोन है, तो ये a+b² का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है, वो होता है a² + 2ab + b²। तो a की जगह पर y² + 2, a की जगह पर y, b की जगह पर 3 + 3² = x² + 25। ठीक है, सो y² + 2 3 = 6y + 3² 9 = x² + 25। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पर x² = 16 + y² है ना। ठीक है, तो मैं ये x² की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दूँ। ठीक है, कर सकते हैं आराम से। तो x² की वैल्यू क्या है, 16 + y²। सो y² + 6y + 9 = x² की जगह पर 16 + y²। 16 + y² + 25। क्यों, बिकॉज 1 में अपन ने ऑलरेडी बता दिया है इसको सॉल्व करके। y² कैंसिल आउट, 6y + 9 = 16 + 25 कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, ये 9 को यहाँ पे लेके आओ, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ बच्चा। सो देयरफॉर 6y = 41 - 9। सो देयरफॉर 6y = 32। सो y = 32/6। ठीक है, सो देयरफॉर y = 2 3 = 6, 2 1 = 2 16 = कितना आया, 16/3 y की वैल्यू आ गई। पर हमें तो पीटी निकालना है ना, और पीटी तो क्या है, x है। ये इक्वेशन है, यहाँ पे y के लिए अप्लाई कर लेंगे तो x मिल जाएगी अपने को। ठीक है, सो putting y = 16/3 in equation number 1. So x² = 16 + y². So therefore x² = 16 + 16/3 होल स्क्वायर, y² की जगह पर। ठीक है, ठीक है, ओके। सो therefore x² = 16 + 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256/9। ठीक है, ओके, ये एलसीएम ले लें। तो 16 9 = 9 6 = 54, 5 कैरी 14। ठीक है, 144 + 256/9। ओके, 144 और 256 प्लस कर लेते हैं 10 10 4 400/9। ये हुआ x²। सो देयरफॉर x = 400/9 का स्क्वायर रूट। सो x = 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 20 और 9 का परफेक्ट स्क्वायर है 3। तो x हमारे पास आया 20/3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ PT इज 20/3 सेंटीमीटर। डन बच्चा पार्टी, क्लियर हुआ। सम थोड़ा लंबा है जानते हैं, बट अब स्टैंडर्ड में है तो ये चीज़। अच्छा, ये एक्चुअली सम करने का ना बच्चा 2 से 3 तरीके। एक तो ये मैंने बताया, एक अपन यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर ये वाला चैप्टर 6 जो है ना ट्रायंगल, उसमें सिमिलरिटी का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा हम लोग चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। बट मैंने आपको जो सॉल्व करवाई वो लेंथी है, बट इसमें ना ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं, समझ रहे हो। ठीक है, मतलब क्या ना कि आपको पता सब कुछ है। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, आपको सब कुछ पता है। ठीक है, तो कोई नई चीज़ मैंने सिखानी नहीं है यहाँ पे। मेरे को सिर्फ आपको एक तरीका बताना है सॉल्व करने का। तो मैंने आपको सिंपल बता दिया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, देखो इस अगर आंसर को अपन समराइज करते हैं तो अपन ने क्या बोला, अपन ने पहला ये बताया कि जो लाइन होती है वो अगर सेंटर से पास होती है तो वो कॉर्ड को, ठीक है, कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है।
ठीक है। तो इससे मुझे 3 राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाते हैं, ठीक है। बेसिकली तीनों राइट एंगल का ट्रायंगल का यूज करना है और सब में मुझे लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो एक से तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखो जब ये वाला ट्रायंगल लिया तो इसमें मुझे आर की वैल्यू मिल गई, तो एक तो क्लियर हो गया। दूसरा पी आर टी लिया तो मुझे एक्स और वाई का एक अननोन इक्वेशन बन गया। फिर तीसरा मैंने पी टी पी ओ लिया, जैसे P90 है तो इसमें भी मुझे एक्स और वाई का एक कॉम्बिनेशन मिल गया और फिर उसको अपन ने सॉल्व कर लिया। आई बात समझ में। तो बात यहाँ पे आसान ये है कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, बस थोड़ा लंबा हो जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। डन। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ना बच्चा 44 नंबर क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल एज शोन इन द फिगर, ठीक है। आपको एक दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर सर्कल है। तो कभी भी किसी फिगर के अंदर सर्कल होता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब, ठीक है। और अगर किसी सर्कल के अंदर फिगर हो, जैसे कि ये सर्कल हुआ और इसके अंदर ही क्वाड्रिलेटरल होता तो इसको हम कहते हैं इंस्क्राइब, ठीक है। तो ये हुआ सर्कमस्क्राइब। तो आपके कहा है कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है और आपको AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC को प्रूव करना है, ठीक है। और कुछ बोला नहीं है। ये जो सर्कल टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को, उसको उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है PQRS, फिगर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए अब देखिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रूव करना है वो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा आइडिया आ जाए। AB प्लस सी डी इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, अपोजिट साइड्स का प्लस करना है अपने को, ठीक है। चलो कोई नहीं। ना ध्यान दो यहाँ पर, देखो बच्चों, हमें एक थ्योरम याद है सर्कल का, और वो ये थ्योरम है कि अगर एक एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाए तो उन दोनों की लेंथ सेम होती है। पता है ना ये चीज़, ठीक है। थ्योरम 10.2 है ये, तो ये वाली अपन को थ्योरम का यूज़ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट length of tangents drawn from exterior point of circle is equal, ठीक है। तो दोनों के लेंथ क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं। सो ठीक है, सो देयरफॉर, अब देखो बेटा, अब मेरी पॉइंट को सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रही हूँ। ये पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट A है, इस A से S जा रहा है और ये A से P जा रहा है। तो बेसिकली अगर आप यूँ देखो तो A जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्कल के बाहर है, और एक्सटीरियर पॉइंट से 2 लाइन जा रही हैं जो सर्कल को टच कर रही है, मतलब कि टेंजेंट हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया कि एक्सटीरियर पॉइंट से जब 2 लाइन पास होती हैं, 2 टेंजेंट जब सर्कल पे जाएंगे तो उनका लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम A एक्सटीरियर पॉइंट मानते हैं तो AS और AP सेम हो जाएगा। बात समझ में आई, बस ये चीज़ अपन को करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर AP इज इक्वल्स टू AS, AP इज इक्वल्स टू AS बिकॉज एक्सटीरियर पॉइंट A, या A इज द एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है इतना। ओके, सिमिलरली हम लोग B की बात कर सकते हैं, B एक्सटीरियर पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, BQ और BP, BQ और BP, ठीक है। यहाँ पे P आया तो इसके यहाँ पे P लिख देती हूँ। तो BP इज इक्वल्स टू BQ बिकॉज एक्सटीरियर पॉइंट B, हमने स्टेटमेंट तो ऊपर लिख ही दिया है। अच्छा, अब C की बात करते हैं हम लोग बेटा, तो ये क्या हो गया, CQ और CR, CQ और CR, ये Q यहाँ पर है तो Q यहाँ पे लिख देती हूँ और R यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CQ इक्वल्स टू CR अगेन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट C। ओके,
अब डी इज एक्सटीरियर पॉइंट, तो डी एस और डी आर, ठीक है, क्या हो जाएगा डी एस और डी आर, ये आर आया, आर यहाँ पे है तो इसके लिए आर यहाँ पे लिख दूँ, तो डी आर इज इक्वल्स टू डी एस फ्रॉम द पॉइंट डी। ठीक है, अब इन चारों को अपन नाम दे दें, इक्वेशन 1 2 3 और 4, इन चारों के LHS को और RHS को अपन ऐड करते हैं। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, एडिंग LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन 1 2 3 4, है ना, ठीक है ना। सो देयरफॉर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, AP प्लस BP, ये वाला प्लस कर लिया, अभी AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, सेम पॉइंट्स, जैसे BP है ना, तो इसको हम इकट्ठे ले लेते हैं, तो AP प्लस BP CR प्लस DR AS प्लस DS BQ प्लस CQ, ठीक है। अब AP प्लस BP, देखो फिगर, AP प्लस BP पूरा पूरा क्या मिल जा रहा है, AB मिल जा रहा है, ठीक है, क्या मिल गया AB, सो इसकी जगह पर AB लिख देंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे, देखो बेटा P और P हटा दिया तो क्या बचा AB, यहाँ पे R और R हटा तो क्या बचेगा CD, मैंने फिगर भी देख सकते हो, S और S हटा दो तो क्या बच जाएगा AD, और Q और Q हटा दो तो क्या बन जाएगा BC। देखो क्या प्रूव करना था, AB प्लस CD, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC इक्वल्स टू AD प्लस BC, हो गया प्रूफ, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स सी, अ कार हैज 2 वाइपर्स ईच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है, तो अपने को पता है कार में 2 वाइपर होते हैं ना, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ठीक है। अब आप समझो कि ये आपके वाइपर का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ओके, ठीक है, यूँ कर लेती हूँ मैं, ये आपके वाइपर का पॉइंट है, ठीक है, और ये आपके वाइपर का लेंथ है। समझो कि वो जब वाइपर घूम रहा है ना, ठीक है, तो वो इस तरीके से एरिया को क्लीन कर रहा है, ठीक है। तो वाइपर का लेंथ कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ओके। और आप ऐसे यूँ भी कर सकते थे कि ये वाइपर है, ठीक है, और ये वाइपर जो है वो इस तरीके से पूरा घूमकर इतना एरिया जो है पानी का या कांच जो है वो क्लीन कर लेता है, ठीक है। तो एक ही बात है ना, इन शॉर्ट वो माइनर सेक्टर बना रहा है, ठीक है। तो ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, तो किस एंगल से वो घूम रहा है, 115 डिग्री एंगल से घूम रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ठीक है। तो जब एक बार यूं जाके यूं आ रहे हैं ना दोनों ब्लेड्स, ठीक है, तो कितना एरिया वो क्लीन कर लेते हैं अपने को बताना है। तो बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने हैं, 2, या नंबर ऑफ वाइपर्स आप लिख दो, कितने हैं 2, ठीक है। थीटा कितना दे रहा है 115, और ये जो लेंथ है ब्लेड का वो और कुछ नहीं है, रेडियस है, तो रेडियस कितना हुआ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना, ओके। अब ये आपके सामने है, ये कौन सा एरिया बना रहा है, कौन सा फिगर बन रहा है, ये माइनर सेक्टर का, मतलब कि ये एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो टोटल एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स इज इक्वल टू 2 into एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। सो 2 into एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सो 2 into, ठीक है, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे 22/7, दिया कुछ नहीं है, तो रेडियस कितना है 25 स्क्वायर, थीटा कितना है 115 अपॉन 360, ठीक है, सारे वैल्यूज क्लियर है।
सो 2 इंटू 22/7 625 इंटू 115 25 का स्क्वायर 625 मल्टीप्लाई बाय 360। चलो थोड़ी सी कटिंग शटिंग करके देख लेते हैं अपन क्या 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 बचेगा। देखो 7 1 ज़ा 7 8 9 10 11 4 नहीं जाएगा ना। ओके 7 का टेबल यहाँ तो नहीं लगने वाला। चलिए 2 1 ज़ा 2 1 80 ज़ा 2 11 ज़ा 2 90 ज़ा 5 का टेबल लगेगा बेटा। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 1 कैरी 5 3 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5 4 कैरी 8 ज़ा 18। ठीक है। सो अब हमारे पास बच क्या गया वो लिख देते हैं हम लोग। यहाँ का 11, यहाँ का 625, यहाँ का 23 अपॉन 7 और 18। ठीक है बेटा। अब इन सबको हम लोग ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 158125 अपॉन नीचे में हमें मिल जाएगा 126। ठीक है। इसको आप जब डिवाइड कर लेंगे 158125 को अगर आप डिवाइड करते हैं 126 के साथ, ठीक है, इससे अगर डिवाइड कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर देती हूँ बिकॉज आप स्टैंडर्ड में आपको डिवीजन आता ही है। ठीक है। तो हम आंसर ले लेंगे 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इतना एरिया जो है वो क्लीन हो जाएगा बाय द 2 वाइपर्स। डन बच्चों, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। ना बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन 46 नंबर क्या कह रहा है। अ बॉक्स कंटेन्स 90 सर्कुलर डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears. Okay. अब टोटल कितने डिस्क है हमारे पास 90। ठीक है। सबसे पहले लिख देंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख देते हैं। कितने हैं 90। ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है। अब देखो आपको 1 to 90 के नंबर दिए हुए हैं। परफेक्ट स्क्वायर सोचो कहाँ से स्टार्ट होगा। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करके जाएगा हमारे पास। ठीक है। डॉट 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 देखो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, पर हमारे पास तो 90 तक ही है ना, मतलब कि 9 का स्क्वायर 81 तक आएगा, है ना। तो टोटल नंबर कितने होंगे, 9 नंबर हो गए यहाँ पर। ठीक है। कितने नंबर हो जाएंगे टोटल, 9 नंबर हो जाएंगे। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 9 के स्क्वायर पे ख़त्म कर रहे हैं। सो टोटल आर द 9 फेवरेबल आउटकम्स। 9 फेवरेबल आउटकम्स आ गए हमारे। सो देयरफॉर फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कितना आया बच्चा अपने को 9 और टोटल कितना है 90। 9 1 ज़ा 9 10 ज़ा कितना आया 1/10 0.1। 1/10 पे भी लीक करोगे चलेगा, 0.1 पे कोई मार्क्स ना कटती है ना मिलती है। ठीक है। मतलब कुछ एन इम्पोर्टेंस। सेकंड क्या कह रहा है, अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है। अ परफेक्ट क्यूब नंबर। चलिए परफेक्ट क्यूब नंबर देखो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 90 के आसपास तक का सोचो। तो देखो 5 का क्यूब होता है, देखो 4 का क्यूब होगा 64, है ना। 5 का क्यूब होता है 125, तो ज़्यादा हो गया ना, अपने को तो 90 तक ही है, मतलब कितना जाना है 4 तक ही जाना है, मतलब कि 64 ही रहेगा, फिर तो कुछ आएगा नहीं। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 4। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल 90, 2 2 ज़ा 4, 245 ज़ा 245 ज़ा। ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। थर्ड
फॉर्मूला एक में लिख दो चलेगा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्या कह रहा है, अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड नहीं हो वो वाले नंबर। तो एक काम करेंगे ना, 5 से कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं पहले अपन वो चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि 5 से कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो नंबर्स डिविजिबल बाय 5, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे करते करते सोचो 90 नंबर डिवाइड हो जाएगा ना, 90 डिवाइड हो जाता है। तो 90 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5 4 0, मतलब कितने हो गए, 18 नंबर्स हो गए जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कितने हो गए, बेसिकली 18 नंबर्स, ठीक है। नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर 18। टोटल कितना है हमारे पास, 90 नंबर्स हैं। ओके, सो देयरफॉर नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 18। टोटल 90, उसमें से 18 जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं उसको हम लोगों ने माइनस कर लिया, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास, 90 माइनस 18, तो बच जाता है हमारे पास 72। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल इज 72, टोटल इज 90। 9 8 जा 72, 9 10 जा 2 4 जा 2 5 जा कितना आया, 4/5। डन, क्लियर बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन सी। आई होप यू गॉट द आंसर्स कैसे निकालने, ठीक है। सो बच्चों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लास्ट सेक्शन मैथ का, ठीक है, स्टैंडर्ड पेपर का। फिर आपका स्टैंडर्ड पेपर का सैम्पल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो मैं आपको कल दे दूंगी। आज आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, स्टडी कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।